वेनेज़ुएला के बारे में एक बहुत ही हौलनाक अफसोसनाक खबर है जिसको आज कवर करना है। वेनेज़ुएला के ऊपर मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स पहले भी कर चुकी हूँ और बताने की कोशिश करती रही हूँ कि वेनेज़ुएला में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है निकोलस माडुरो की और उनके जो प्रेडेसेसर थे हुगो चावेज, वो शख्स थे जिन्होंने साउथ अमेरिका में एक बोलिवियन स्पिरिट को रिवाइव किया, आज़ादी की स्पिरिट को रिवाइव किया। और उन्होंने साउथ अमेरिका के तमाम जो लीडर्स थे, तमाम कंट्रीज़ के लोगों को मुत्तहिद करने की कोशिश की और उन्हें ये समझाया और इस तरफ इस पाथवे पे लेकर वो चले कि हम यूएस की जो हेजेमनी है, नियो कॉलोनियलिस्ट जो पॉलिसीज़ हैं, जिसकी वजह से आज़ादी हासिल करने के बाद भी उनके तमाम जो ममालिक हैं उन पे यूएस की इकोनॉमिक हेजेमनी और मिलिट्री सिक्योरिटी हेजेमनी चलती थी। और वही वो तमाम रिसोर्सेज होने के बावजूद, तमाम सलाहियतें होने के बावजूद वो ममालिक साउथ अमेरिका के कभी भी अपनी आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ काम नहीं कर पाते थे। ये साउथ अमेरिका, मैं आपको वर्ल्ड मैप पे भी दिखा दूँ, ये साउथ अमेरिका है जो कि बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका के नीचे लगते हैं। और ये दोनों कंट्रीज़ जो है ना मिलाकर इनको वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं, यानी हाफ ऑफ द वर्ल्ड वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं। और अभी कुछ दिन पहले जो कि यूएस ने डिक्लेयर किया था, एक सिक्योरिटी अपनी डॉक्यूमेंट निकाली थी जिसको स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट निकाली उन्होंने ट्रम्प के अंडर चंद एक आध महीने पहले गालिबन, उसके ऊपर भी मैंने प्रोग्राम किया था। उसमें उन्होंने ये बात बावर की थी कि वो दुनिया भर में अपनी इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस जो है ना वो कम से कम करना चाहते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों शामिल होते हैं, उनके अंदर वो चाहते हैं कि दोबारा से वाशिंगटन कंसेंसस को वापस लाया जाए और ये पूरा जो कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका में है, ये तमाम कंट्रीज इस कॉन्टिनेंट की यूएस के ताबे हों, यूएस के इशारों पे चलें, तमाम अपनी रिसोर्सेज को यूएस के लिए खोल दें, अपनी ममालिक के अंदर फ्री मार्केट रूल यूएस की मर्जी के मुताबिक। आपको फ्री मार्केट का भी मैं बता चुकी हूँ, उसका क्या मतलब है कि तमाम जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ही विदाउट एनी टैक्सेस, विदाउट एनी, यानी कौड़ियों के दाम पे आप यूएस की कंपनीज को जो है ना वो सेल करना शुरू कर दो और फिर यूएस जो है उन प्रोडक्ट्स से उन नेचुरल रिसोर्सेज को जब वो लेके चले जाता है तो फिर वो उसको रिफाइंड प्रोडक्ट्स में जब चेंज करता है तो फिर वो दुनिया में अमीर तरीन यानी एक्सपेंसिव तरीन जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो उससे बनाकर बेचता है। सो क्या साउथ अमेरिका इस बात के लिए तैयार है? बिकॉज साउथ अमेरिका की जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो एशियन कंट्रीज और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज की फ्रीडम स्ट्रगल से बहुत पुरानी है। यानी हमारे ममालिक को तो 1945 के जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ादियाँ मिलनी शुरू हुई और 1945 में और उसके बाद मिलनी शुरू हुई, लेकिन और अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं उनको 60s में जाकर और बाज़ों को 70s में जाकर 1970s में, मगर जो साउथ अमेरिका में साइमन बोलीवार वो आए थे 1800s में और उन्होंने अपने ये तमाम ममालिक के अंदर इंडिपेंडेंस वॉर्स का एक सिलसिला शुरू करवा दिया था और वो तमाम जो कंट्रीज़ हैं ना उनको आहिस्ता आहिस्ता मतलब इंडिपेंडेंस मिलनी शुरू हो गई थी। इंडिपेंडेंस तो उन्होंने बहुत जल्द हासिल कर ली इन ममालिक के लिए, लेकिन उनके अंदर जितने भी हुक्मरान तैनात होते उन सबको यूएस जो है वो खरीद लेते। ये जो रेवोल्यूशनरी किस्म के आइडियाज़ थे ये दोबारा कैसे और कब साउथ अमेरिका के अंदर रिवाइव हुए? ये हुगो चावेज के साथ रिवाइव हुए जो कि 1998 में इलेक्ट हो गए थे, वेनेजुएला में प्रेसिडेंट वो बन गए थे और उन्होंने आने के बाद जो है
یہ بولا کہ میں بولیوارین جو ریولوشن ہے اس کو میں ریوائیو کروں گا، اور میں نہ صرف اپنے ملک کو یو ایس کے جو استبدادی جو پنجہ ہے اس میں سے نکالوں گا، بلکہ پورے ساؤتھ امریکہ کی کنٹریز کو ہم یونائٹ کریں گے، اور ہم تمام کو ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ جو ہے یو ایس ہیجمنی اور یو ایس کی جو انٹرسٹ ہے ان کو یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ تو اس سارے کام میں ظاہر جو کمیونسٹ کیمپ تھا جو رشیا اور چائنا کے انڈر جو کیمپ تھا، وہ ان کے ساتھ زیادہ لیفٹسٹ جو گورنمنٹس تھی دنیا کی، وہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قریب آتی گئیں، اور ان لوگوں کے ساتھ الائنسز ہوتی گئی۔ اور کیا یو ایس جو ہے وہ ماڈل پیش کر رہا ہے دنیا کو کہ وہ کس قسم کی گلوبل گورننس اور گلوبل جو ورلڈ آرڈر ہوتا ہے وہ کس قسم کا بنانا چاہ رہا ہے۔ صاف پتہ چل گیا کہ جب وہ ویک فوٹنگ پہ آ گئے، جب لوگوں نے قوموں کے حکمرانوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا یو ایس کو ایز اے ہیجمن، ایز اے سپر پاور، کہ اب جو بھی اشارہ کیا جائے گا یو ایس کی طرف سے وہی مانا جائے گا۔ جب وہ اس نہج پر آ گئے تو اب وہ اوپنلی تمام جو انٹرنیشنل نارمز ہیں ان کو بریک کرتے ہوئے، ڈیموکریسی کا جو سلوگن ہے اس کو اتار پھینکتے ہوئے، اور یعنی وہ جو وائٹ اسکن اینڈ جو 3 پیس کوٹ اینڈ ٹائی جو تھا اس کو دھیڑتے ہوئے وہ بالکل درندگی پہ آ گئے۔ میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہوں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نکولس ماڈورو ہیں یہ کوئی عام انسان نہیں تھے۔ تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری بتا دوں، یہ ہوگو چاویز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ رافائل کوریو ہیں جو ایکواڈور کے پریزیڈنٹ ہیں، اور پھر ان کے ساتھ یہ یہاں پر بیٹھے ہیں ایوو موریلس جو کہ بولیویا کے پریزیڈنٹ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہوگو چاویز کے انڈر کس طرح سے
साउथ अमेरिका के जो लीडर्स हैं वो इकट्ठे हुए, दोस्ती हुए, उन्होंने आप सिर्फ इमेजिन करो कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं ना, क्या हमारे साथ इस तरह से एक इकट्ठे बैठ के दोस्ताना तरीके से ईरान का प्रेसिडेंट, अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट, सऊदी अरब का प्रेसिडेंट, जिस तरह से एक वो लाइक गपशप लगा रहे हैं, और आप उनकी अगर आप देखो ना सारे न्यूज़ को फॉलो करो और किस तरह से वो लोग मिलते थे, किस तरह से एक दूसरे को यानी वेलकम करते थे और एम्ब्रेस करते थे, तो आपको लगेगा कि जैसे पूरा साउथ अमेरिका को हुगो चावेज ने एक फैमिली बना दिया। और ये बिल्कुल इसी तरह से ये लोग मिलते रहे। ये अर्जेंटीना के एक्स प्रेसिडेंट फर्नांडिस, ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जो कि पहले भी रहे, उसके बाद इनको जेल कर दिया गया यूएस की एमा पे, और फिर दोबारा से वो जब जेल से निकली दोबारा से लूला ने इलेक्शन जीत लिया है, आज फिर से वो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। और ये देखिए किस तरह से एक यूनिटी का प्रचार करते हैं हुए आपको दिख रहे हैं हुगो चावेज। एक और मैं आपको पिक्चर आपके साथ शेयर करती हूँ जिसमें मज़ीद every year, every few months, these people used to get together, used to reaffirm their unity and their cause. और इस कॉज का नाम क्या था? इस कॉज का नाम था पिंक टाइड। एक ऐसी मुहिम थी जिसमें तमाम साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने अंडर द फ्लैग of unity with Hugo Chavez and all of these leaders were very strong leaders. तो इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए और उनके थ्रू उन्होंने मैसेज दिया कि हम यूएस इंटरेस्ट को आप साउथ अमेरिका से निकाल के फेंक रहे हैं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि यूएस जो है वो डर के बैठ जाता। यूएस ने इन तमाम ममालिक में फर्दन प्रोटेस्ट का सिलसिला और फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का सिलसिला और अपोजिशन लीडर्स को फंड करके उनको ट्रेन करके उनको खड़ा करना इस तरह के लेफ्टिस्ट लीडर्स के खिलाफ, और फिर एक मीडिया हाइप हमेशा रही और जिसमें वो इन तमाम लीडर्स के खिलाफ बयान देते रहे और कहते रहे कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने इन ममालिक को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हालांकि चावेज और उसके बाद माडुरो और उसके अलावा ब्राज़ील में जो लूला की गवर्नमेंट है और डेल्मा रूसियो की जो गवर्नमेंट थी, इनसे पहले ये इनकी जो सोशलिस्ट पॉलिसीज थी उसकी वजह से ये तमाम कंट्रीज जो है ना, इनके बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉवर्टी में से निकले और उनको यानी हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ दी गई और एक अच्छी बेहतर लिविंग कंडीशंस के अंदर इन ममालिक को लाया गया इन लीडर्स के अंडर। लेकिन डेफिनेटली यूएस को और उनसे के जो इंटरनेशनल मीडिया है जिसको वो कंट्रोल करते हैं उनको तो ये चीज़ें हजम नहीं होती थी और वो इनके खिलाफ हमेशा जहर उगलते ही रहते थे। और उसके बाद ये कि 2013 में हुगो चावेज की डेथ हो गई, कैंसर था उन्हें, और ऑल्दो की एज उनकी इतनी नहीं थी 58 ईयर्स, तो उनके ये वाइस प्रेसिडेंट थे निकोलस माडुरो और हमेशा उनके साथ रहे। उनके नक्श कदम पे चलने की उनमें के अंदर सलाहियत थी। वो तमाम वर्किंग, वो तमाम रिलेशनशिप्स, वो तमाम जो प्रोग्रेस था हुगो चावेज के अंदर, वो एक इंटरनेशनलिस्ट लीडरशिप उनके अंदर जो थी वो सारी इनहेरिट की निकोलस माडुरो ने। और ही केप्ट टू द सेम लाइन, ही केप्ट टू द सेम रेवोल्यूशनरी आइडियाज एंड निकोलस माडुरो ने आकर के उनके बाद जो है रशिया से और चाइना के साथ और तमाम लेफ्टिस्ट दुनिया की जो कंट्रीज हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात मजीद मजबूत तर करते गए। अब हुगो चावेज जब आए थे उस वक्त ही उन्होंने जो यूएस की 2 ऑयल कंपनीज थी, एक्सॉन मोबिल और कोनोको फिलिप्स, उन दोनों को बाहर निकाल दिया था। बिकॉज ये वही कंट्रीज है ना जो पूरे मिडल ईस्ट में भी ऑयल की जो आउटपुट है उन सब के ऊपर कंट्रोल किए बैठी थी। ईरान में आपने देखा किस तरह से उन्होंने ऑयल को कंट्रोल किए रखा, और फिर जब खमेनी ने ऐलान किया कि ये दोनों कंपनीज 2-3 जो डच कंपनी वगैरह इनको निकालने के बाद, तो वो किस तरह से ईरान के मुखालिफ और उसको एक्सेस ऑफ ईवल और एवरीथिंग जो आज तक चला आ रहा है।
इसी तरह सेम वे में जब 2006 में चावेज ने इन ऑयल कंपनीज को वहां से बर्खास्त किया था, तब से यूएस जो है वो चावेज की भी जान के दर पे रहा, और इनके जाने के बाद मडूरो के ऊपर तो कई दफ़ा असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, कई दफ़ा प्रोटेस्ट के सिलसिले जिसमें गवर्नमेंट को टॉपल करने का, कूज करने का के अटेम्प्ट्स बेशुमार मडूरो के खिलाफ इससे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन मडूरो स्ट्रांग, उसकी मिलिट्री स्ट्रांग थी, उसका अवाम जो है वो उसके साथ खड़े थे, जिसकी वजह से वो जो है हमेशा अपने आप को बचाने में कामयाब रहा। लेकिन उसके अलावा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं एक बात कि 2019 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें मडूरो आई थिंक थर्ड टाइम इलेक्ट हो गए थे, लेकिन उस इलेक्शन में भी यूएस ने एक बहुत बड़ी गेम खेली कि उन्होंने एक ऑपोजिशन में खड़े हुए जुआन ग्वाइडो जो था उसको सपोर्ट किया, और ऑल्दो कि उसको कुछ खास वोट नहीं मिले बिकॉज वो कोई पॉपुलर लीडर नहीं था, लोग उसको इतनी तरह जानते भी नहीं थे, पार्लियामेंट में वो रहा लेकिन ही वाज लाइक अ सोल्ड आउट, और वो यूएस के साथ अलायंस पहले ही कर चुका था, और उसको पीपल अंडरस्टूड कि वो यूएस का एक पपेट जो है ना वो मोहरा है, और लोगों ने उसको वोट नहीं दिया। लेकिन जब वो इलेक्शन हार गया तो यूएस ने एक बहुत बड़ी मुहिम पूरी मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में चला दी कि रिग्ड इलेक्शंस थे, फ्रॉड इलेक्शन थे, और मडूरो को कोई वोट नहीं मिले थे, और असल प्रेसिडेंट जो है ना वो ग्वाइडो ही है, और इवन यूएस ने मान भी लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया कि ग्वाइडो ही वेनेजुएला का असल प्रेसिडेंट है, और फिर यूरोपियन यूनियन को भी यूएस ने कहा और उन्होंने भी रिकॉग्नाइज कर लिया कि ग्वाइडो ही जो है वो वेनेजुएला का असल प्रेसिडेंट है। लेकिन वो इस काबिल ही नहीं हो सका कि वो वापस आता, क्योंकि वो बाहर असाइलम लेकर बैठा रहा यूएस के या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, और आज तक वो वापस नहीं आ सका, और मडूरो स्ट्रांग से स्ट्रांग होता चला गया। लेकिन आज आप जो न्यूज़ सुन रहे हो वो इतनी तकलीफ दे कि यूएस ने हमला करके एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, एक पॉपुलर जो लीडर है उसको वो ट्रम्प ये कह रहा है, और अभी तक यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐलान नहीं है, यूएस की मिलिट्री की तरफ से कोई ऐलान नहीं है, कोई कंफर्म्ड खबर नहीं है, लेकिन ट्रम्प ने गालिबन अपने ट्रूथ सोशल पे ये कह दिया होगा कि यूएस आर्मी ने इन दोनों को मडूरो और उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया है। अब आप खुद सोचें कि जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है ना, इवन बीबीसी को ले लें और अल जजीरा को ले लें और मतलब गार्डियन, एवरीथिंग, कहीं पे भी आपको कंफर्म न्यूज़ नहीं मिल रही, बल्कि सब लोग यही कह रहे हैं कि ट्रम्प क्लेम कर रहा है कि मडूरो को उसने यूएस की आर्मी ने कैप्चर कर लिया। अब ट्रम्प की क्लेम करने की न्यूज़ का ये मतलब है कि नोबडी बिलीव्स एक्चुअली कि ट्रम्प जो है वो सच बोल रहा भी है या नहीं। दे आर नॉट श्योर कि ट्रम्प ने अभी ये बात की है तो चंद घंटों बाद या एक दिन के बाद वो क्या कहेगा कि नहीं मडूरो हमारे पास नहीं था, वो तो मुझे गलत खबर मिली थी, या वट एवर, मतलब ही डजंट केयर हाउ मेनी टाइम्स ही लाइज, हाउ मेनी टाइम्स ही टेक्स द यू टर्न्स, और लाइक ही हैज़ नो, लाइक इन माई व्यू ही डजंट हैव एनी मॉरल स्टैंडिंग। तो ये चीज़ है अबाउट वेनेजुएला। मडूरो बार बार ये कहते रहे, आपको बताते रहे खुद भी कि वेनेजुएला के अंदर दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, और ट्रम्प चाहता है कि ये पूरे जो रिजर्व्स हैं, ऑयल रिजर्व्स, वो यूएस के अंडर आ जाएं, यूएस को की कमांड में आ जाएं, यूएस उनको अपनी मर्जी से स्पेंड करे, और वेनेजुएला के अवाम को कौड़ियों के अंदर मतलब यानी बिल्कुल ट्रिकल डाउन कुछ ना कुछ उसके फ़ायदे मिल जाए, लेकिन सब ज़्यादातर जो फ़ायदा है वो उसका यूएस हासिल कर दे। और इतना जो बड़ा ऑयल रिजर्व है, इनके बलबूते पे जो यूएस है ना वो अपनी खोई हुई हेजेमनी, अपनी खोई हुई सुपर पावर स्टेटस और अपना खोया हुआ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेटस जो दुनिया में बिल्कुल इस वक्त ज़ीरो की तरफ जा रहा है, टूटने वाला है, यूएस का फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश होने के ऊपर जा रहा है, उसको वो एक तरफ यानी कि बचा ले। आई मीन इज दिस द वे यू आर गोइंग टू सेव योर इकोनॉमी? ना ये
کہ آپ اپنے ملک میں جو ہے انڈسٹریز بناؤ، نہ یہ کہ آپ اپنے جو قرضے آپ لیتے ہو ٹریلینز آف ڈالرز کے ہر سال، اس سے آپ باز آؤ، اپنی اندر ملک کے اندر آپ آسٹیرٹی لے کر آؤ، آپ انڈسٹریز لے کر آؤ، لوگوں کو کام پہ لگاؤ، لوگوں کو عیاشی میں سے نکالو اور ان کو بتاؤ کہ کام کرو گے، ہائی اینڈ انڈسٹری لگائیں، دنیا میں بیچیں، اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ لیکن آپ دوسرے ملکوں پہ حملہ کر کے اور ایک جنگ ختم نہیں ہوتی دوسری شروع کر دیتے ہیں، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری شروع کر دیتے ہیں۔ اور کہنے کو تو ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ جی میں جنگیں ختم کرنے والا پریزیڈنٹ ہوں، مجھے تو نوبل پرائز، پیس پرائز ملنا چاہیے۔ یہ آپ کی نوبلٹی ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسرے ممالک کے اوپر اس طرح سے حملے کرتے ہو اور ان کی ڈیموکریسی کو ڈیمالش کرتے ہو، ان کی جو ساورینٹی، ان کی انڈیپینڈنس، ان کی جو ان کی ریسورسز ہیں ان کے اوپر آپ ڈاکہ ڈالنے کی بات کرتے ہو۔ سو آئی ایم سو ڈسٹربڈ کہ یہ ہوا کیسے، بیکاز آئی واز ریئلی in this thing کہ ماڈورو از اسٹرانگ، بیکاز رشیا نے پرومس کیا ہوا تھا، رشیا کی بہت اچھی الائنس آج سے نہیں چل رہی تھی، ایون ہوگو چاویز کے ٹائم سے۔ آئی ول ریمائنڈ یو کہ $3 بلین کا تب آرمز ڈیل ہوئی تھی بٹوین وینزویلا اینڈ رشیا، اور اس کے بعد وہاں سے فائٹر جیٹس بھی وہ لیتے رہے، ہیلی کاپٹرز لیتے رہے، اور رشیا اور چائنا دونوں کے ساتھ ان کی بھرپور الائنس آج تک چل رہی ہے، جاری ہے۔ اور مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ کیا رشیا اور چائنا خاموش بیٹھے رہیں گے جبکہ وہ لاسٹ مومنٹ تک یہ کہتے رہے کہ ہم ماڈورو کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی کھڑے رہیں گے۔ اور کیا ایسا ممکن ہے کہ وینزویلا کی اپنی گورنمنٹ نے یا وہاں پہ اپنے جو رشین ایڈوائزرز وہاں موجود ہیں یا فرینڈلی نیشنز کے لوگ موجود ہیں، انہوں نے خود ان کو روپوش کروا دیا ہے فار دا ٹائم بینگ، بیکاز آف دا ریزن کہ لائک یو ایس کی جو سی آئی اے، آپ کو میں نے لاسٹ پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے اوپنلی میڈیا میں کہ میں نے سی آئی اے کو اجازت دے دی ہے کہ وہ کوورٹ ایکشن کریں وینزویلا کے اندر جا کے۔ کوورٹ ایکشن مینس کہ اسپائنگ کریں اور اسیسینیشن والے کام اور چھپ کے جو انلیگل کام ہوتے ہیں وہ سب جا کے کرو ماڈورو کو نکالنے کے لیے اور اس کو مطلب حکومت سے نکالنے کے لیے۔ تو یہ سب جو اسپائی اور یہ جو سارا سی آئی اے کا سسٹم وہاں پہ ایکٹ کر رہا تھا، تو اس سے بچنے کے لیے کیا وینزویلا کی اپنی گورنمنٹ نے ان کو روپوش کیا ہے؟ I wish, I hope, but it's so sad that the world is not going towards a better situation. We are actually going towards the worst and the worst. اور اگر وینزویلا کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پورے ساؤتھ امریکہ کی کسی بھی کنٹری کو بچی ہوئی نہیں ہے، وہ سب ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب آپ ایک جنگ جیتے ہو تو پھر آپ 4 اور شروع کرتے ہو، بیکاز یو آر سو پراؤڈ اینڈ سو arrogant at that time. So God forbid we are all, I think we should be all standing with Venezuela, and we are praying for Nicolas Maduro and his wife.